वीडियो की शुरुआत में आपने जो तस्वीरें देखी हैं वो नेपाल की हैं। नेपाल में जो युवा हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। नेपाल की हालत अभी बद से बदतर है, या ये कह दें कि महज 2 दिन के अंदर नेपाल की स्थिति ऐसी हो गई है कि वहाँ के प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ रहा है। राष्ट्रपति कहाँ है पता नहीं। जो कई भवन हैं, संसद जैसे भवन, उन्हें आग के हवाले किया जा चुका है। कई महत्वपूर्ण मंत्रियों को रोड पर घसीट कर मारा जा रहा है। स्थितियां बद से बदतर हो गई हैं। हालात यहां तक क्यों पहुंचा, इसके पीछे का कारण क्या है, ये भी आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि जो स्थिति नेपाल में बन गई उसके लिए जिम्मेदार कौन है और उसका भारत से क्या लिंक निकाला जा सकता है, या जो स्थितियां नेपाल में बनी जिसलिए वहां पर युवा जो है इतना आग बबूला हो गए, वैसी कुछ कुछ स्थितियां जो है वो भारत में भी देखने को मिल रही हैं। क्या भारत आगे आने वाले समय में इस तरीके के किसी आंदोलन का साक्षी बन सकता है क्या? जो श्रीलंका बांग्लादेश में हुआ वो क्या भारत में भी हो सकता है क्या? और नेपाल में ये सब कुछ क्यों हुआ, ये आपको बताने जा रहे हैं। तो दरअसल कहानी शुरू होती है 4 सितंबर को। सरकार को ऐसा लगता है कि ये विदेशी कंपनियां हमारे देश में आ रही हैं, हमारे नियमों को मान नहीं रही हैं। इसीलिए सरकार ये कहती है कि तमाम सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी कंपनियों को ना सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना होगा बल्कि इसका एक एक ऑफिस जो है वो नेपाल में खोलना होगा। सरकार ने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम इन सोशल मीडिया साइट्स को बंद कर देंगे। लेकिन शायद इन कंपनियों को ऐसा लगा होगा कि ऐसे सरकारें बोलती रहती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी ऐसे कई नियम जो है वो बनाए जाते हैं और बाद में जब कंपनियां नहीं मानती तो उसे भुला दिया जाता है। दरअसल जो स्थितियां बनी उन स्थितियों के लिए जिम्मेदार सरकार का एक फैसला है। सरकार को ऐसा लगा कि ये विदेशी कंपनियां जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारी कंपनियां जो हैं वो कर तो धंधा हमारे देश में रही हैं लेकिन देश के नियम को मान नहीं रही हैं। इसीलिए सरकार ने ये नियम बना दिया कि इन कंपनियों को ना सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना होगा बल्कि इसका एक एक ऑफिस जो है वो नेपाल में खोलना होगा। लेकिन ये कंपनियां कहाँ ही सुनने वाली थी। इनको ऐसा लगा कि बड़े यूज़र इनके पास हैं, सरकार की बात सुने या ना सुने कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इन कंपनियों ने ना तो रजिस्ट्रेशन कराया ना ऑफिस खोला। इसके बाद नेपाल सरकार एक डिसीजन लेती है और 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर देती है, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, एक्स, वो तमाम चीज़ें जिनका हम और आप इस्तेमाल करते हैं और ख़ास तौर पर युवा वर्ग इन चीज़ों से जुड़ा रहता है। भारत में ही देख लीजिए, हर युवा पीढ़ी जो है वो फेसबुक, ट्विटर, इन सभी चीज़ों में, इंस्टाग्राम में उलझा हुआ है। ऐसे ही नेपाल के युवा भी उलझे हुए थे। लेकिन सरकार का एक फैसला जिसने ये कहा कि इन सभी कंपनियों को जो है वो बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद युवा जो है वो आग बबूला हो गए। इन तमाम सोशल साइट को खोल देने की मांग को लेकर ये सड़कों पर उतर आए। सरकार ने सोमवार को इसे खोल भी दिया, लेकिन ये जो आग थी ना, ये आग अब धधक चुकी थी। मतलब एक चिंगारी सरकार के एक फैसले से लगी, लेकिन ये आग का रूप ले चुकी थी। अब युवा और ज़्यादा नाराज़ थे, क्योंकि नेपाल में जिस तरीके से स्थितियां दिन प्रतिदिन बदलती रही, जिस तरीके से वहाँ पर राजनीतिक गतिविधियां होती रही, युवाओं को नज़रअंदाज करके सरकार अपने फैसले करती रही, उसके फलस्वरूप आज स्थिति ये बन गई है जिसकी तस्वीरें हमने आपको शुरुआत में दिखाई। स्थितियां ये हैं कि युवा एक मांग पर टिके हुए हैं, वो ये कि अगर जनता का विश्वास सरकार पर नहीं है तो सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। इसीलिए राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी इस्तीफा दे चुके हैं। कई इलाके अभी भी सेंसिटिव हैं, वहाँ पर इंटरनेट और मोबाइल की सेवाएं जो हैं वो बंद की गई हैं। पूरा सरकार जो है वो ध्वस्त हो चुका है और नेपाल को अभी संभालने का जिम्मा जो है वो सेना के हाथ में दिया जा चुका है। ये किसी भी देश के लिए सबसे ज़्यादा चिंता की बात होती है जब उस देश की जनता सरकार के विरोध में सड़क पर उतर जाए। विजुअल ये साफ नजर आ रहे हैं कि वो पुलिस जो जनता की सुरक्षा के लिए खड़ी रहती है, उस पुलिस पर जनता ही जो है वो ताबड़तोड़ हमले कर रही है। आखिर क्यों? तनख्वाह लेने के बाद भी सुरक्षा कर्मियों पर युवा क्यों भड़क गए? आप सभी को पता है कि जिस तरीके से रोजगार के अभाव में सड़कों पर जब युवा निकलता है तो भारत में उसे कैसे मारा जाता है, कैसे पीटा जाता है, और उसकी एक आग कहीं ना कहीं जहन में युवाओं के बैठी रहती है। वही हाल नेपाल में भी हुआ। नेपाल की स्थितियां ऐसे इसलिए हुई क्योंकि वहां पर सबसे ज़्यादा जो है
युवा के अकॉर्डिंग जो वहाँ के हालात बने हैं उसके लिए कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जिम्मेदारी भ्रष्टाचार को दिया जा सकता है। कहा जाता है कि युवाओं के बीच में ये जो आक्रोश है, युवा जो इतने नाराज़ हैं वो वहाँ के सिस्टम से नाराज़ हैं, क्योंकि रिश्वतखोरी बहुत ज़्यादा है, जनता के प्रति जवाबदेही है नहीं, इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं सब फर्जी तरीके से हो रही हैं, इस वजह से भी जो युवा हैं वो नाराज़ हैं। इसके अलावा रोजगार की बहुत ज़्यादा कमी है, पढ़े लिखे युवाओं को भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। सरकार युवाओं को नौकरी देने की बजाय कहीं ना कहीं अपने ही सिस्टम में मग्न है, जैसे भारत में भी हो रहा है। आप देखें तो नौकरियां यहाँ कहाँ हैं, इसीलिए दिन प्रतिदिन युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ता है, लाठियां डंडे खाने पड़ते हैं। तो वैसा ही कुछ हाल जो है वो नेपाल में भी था। इसके अलावा एक सबसे बड़ा आक्रोश का कारण जो नेता के बच्चे हैं वो विदेशों में पढ़ते हैं और वहाँ के जो बच्चे हैं उनको उस तरीके की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उस तरीके का एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, उस तरीके की चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। इसलिए भी जनता जो है वो आक्रोशित है, क्योंकि हम और आप टैक्स का पैसा इसलिए देते हैं ताकि सरकार जनता का भला करे, इसलिए थोड़ी देते हैं कि अपने बच्चों को अमेरिका, कनाडा और यहाँ वहाँ पढ़ाएं। तो ऐसा ही एक आक्रोश इन कारण के लिए भी जो है वो माना जा रहा है। और ऐसी स्थितियाँ इंडिया में भी है। यहाँ के युवाओं को झंडा पकड़ाकर आंदोलन में चलने का, रैलियों में चलने के लिए जो है वो उत्साहित किया जाता है और अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजा जाता है। तो नेपाल और भारत की कई स्थितियां जो है वो सिमिलर हैं, एक जैसी हैं। इसलिए भी चिंता जो है वो जताई जा रही है कि जो हाल नेपाल में हुआ वो कहीं भारत में ना हो। और जो बड़े कारण हैं उनमें वही मूलभूत चीज़ें हैं, जैसे आर्थिक संकट, पैसे नहीं हैं, नौकरियां नहीं हैं, बेरोजगारी है, जनता का सरकार पर भरोसा नहीं है, सरकार जो है वो जनता की सुनती नहीं है, युवाओं की उन्हें कोई चिंता नहीं है। इसीलिए ये सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए। और ऐसी ही चीज़ें श्रीलंका में भी देखने को मिली थी। 2022 में आपने देखा था कि वहाँ भी कुछ ऐसे ही हालात थे। जनता को जब सरकार नज़रअंदाज करने लगती है, जनता की मूलभूत सुविधाओं को, उनकी ज़रूरतों को जब ध्यान नहीं देती है, तब हालात ऐसे हो जाते हैं। श्रीलंका में भी बिजली की कमी, रोजगार और ये सारे मुद्दे जो थे वो थे। इसके अलावा बांग्लादेश में भी हमने देखा था कि हालात कैसे 2023 में बने थे और वहाँ की राष्ट्रपति को भी जो है वो नज़रबंद किया गया था और हालात कैसे हुए थे। वहाँ के जो युवा थे वो उनके घर में घुस गए थे, उनके फर्नीचर वगैरह उठा कर लाने लगे थे, ये हमने देखा है। और अब नेपाल में भी ये चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं। तस्वीरें डराने वाली हैं। सरकार कहीं ना कहीं बर्खास्त करके सेना के हाथ में सब कुछ दे दिया गया है और सेना ने सब कुछ जो है वो अपने हाथ में लेकर कर्फ्यू जैसे हालात बना दिए हैं। कहा गया है कि लोग अपने घर से बाहर ना निकलें और अगर आप बाहर निकलते हैं तो भैया आपकी जान की जिम्मेदारी आपके हाथ में। फिलहाल इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जो भी लीडर्स रहे, उनसे जब राष्ट्रपति और सेना ने बात की तो इन्होंने अपनी मांगे जो हैं वो रखी हैं। कहा है कि संविधान नए तरीके से लिखा जाना चाहिए, संविधान में संशोधन होना चाहिए, 30 साल बाद फिर से संपत्ति की जांच होनी चाहिए, जो अवैध संपत्ति है उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। अब आप सोचेंगे राष्ट्रीयकरण क्या, तो जब आप एकीकरण पर चले आते हैं, सारे पैसे को बटोर कर अपने खजाने में भरने लगते हैं, तो उसे एकीकरण कहा जाता है अपना। और जब आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जनता के बीच में बांट देते हैं, लोक कल्याण के काम करते हैं, तो उसे राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। तो जो ये आंदोलन है, उस आंदोलन में जो सबसे बड़ी मांग है वो यही कि एक बार फिर से नए सिरे से संविधान जो है वो लिखा जाए। इसमें युवाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, युवाओं के बारे में भी सोचा जाना चाहिए और सरकार को जवाबदेह जो है वो बनना चाहिए। संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। 30 सालों से जिस तरीके से लूटा गया है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया है, जिस तरीके से पैसे को गरीबों से छीन कर ये नेता अपने खजाने में भर चुके हैं, उसकी जांच की जाए और जांच करने के बाद जो भी अवैध पैसा निकलता है उसे जनता में फिर से वापस लौटा दिया जाए। इस तरीके की मांग जो है वो की गई है। इसके अलावा बेरोजगारी, पलायन और सामाजिक अन्याय को समाप्त करने जैसी चीज़ों पर भी जो है वो चर्चा हुई। और ले देकर ये जो युवा है उसकी सबसे बड़ी मांग जो है वो यही है कि सरकार जिस तरीके से नज़रअंदाज कर रही है युवाओं को, ये युवाओं का आक्रोश, उनका गुस्सा इस तरीके से फूटा है जिसकी तस्वीरें हमने आपको वीडियो की शुरुआत में भी दिखाई। तस्वीरें भयानक है, इतनी भयानक कि बताया नहीं जा सकता कि कैसे वहाँ के मंत्रियों को ज़बरदस्ती रोडों पर घसीटा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये सब
दिखाना सही नहीं होता, क्योंकि नेपाल भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी, लोकतांत्रिक देश था। वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। वहाँ पर जो पूर्व पीएम है उनकी पत्नी को घर में आग के हवाले कर दिया जाता है। ये सब कुछ सही नहीं है। ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ वो एक तरीके का आक्रोश, एक तरीके का गुस्सा, एक तरीके का असंतोष था, और इस तरीके के असंतोष की चिंगारी भारत में भी जो है वो देखने को मिल रही है। आप देखिए तो यहाँ का भी जो युवा है वो कहीं ना कहीं उनके पास स्किल तो है लेकिन नौकरियाँ नहीं हैं। कहीं ना कहीं यहाँ का भी जो युवा है उसे नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, अमेरिका और अलग अलग देशों में जाना पड़ रहा है, जहाँ पर उन्हें बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इसके बावजूद भी क्योंकि मजबूरी है, रोटी की चिंता है, इसलिए जा रहे हैं। तो यहाँ के भी जो नेता हैं इनके बच्चे भी विदेशों में पढ़ते हैं, महंगे महंगे कॉलेजों में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ के स्कूलों को बंद किया जा रहा है। आप सभी ने देखा कि हमने पिछले दिनों कितनी ज़्यादा स्टोरीज की थी जो सरकारी स्कूलों को मर्ज किया जा रहा था उस पर। तो सरकारी स्कूलों को तो मर्ज किया जा रहा है, बाकी अगर शिक्षा को हम बेहतर नहीं कर पा रहे हैं तो स्कूलों को कैसे बंद कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अभी गांव में शिक्षा उतनी अच्छे से पहुंच नहीं पाई है, लेकिन तब भी स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है और नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। तो स्थितियां यहाँ भी जो है वो कुछ हालात वैसे ही बन रहे हैं। पूंजी पैसा जो है वो चुनिंदा लोगों तक पहुंचता जा रहा है और अधिक आबादी जो है वो गरीब बनते जा रही है। अगर आप देखें तो यहाँ भी कुछ अरबपति, खरबपति और कुछ पूंजीपतियों को छोड़कर आम लोगों के पास पैसे की भारी कमी है। युवा स्किल तो है पर नौकरियां नहीं है। तो स्थितियां बहुत भयानक भारत में भी हो रही हैं। इसीलिए हमें अभी से सजग हो जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। कहीं यहाँ भी युवा का ज्वाला अगर फटा तो स्थितियां ऐसी ना हो कि सरकार और जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें छुपने की जगह ना मिले। फिलहाल हम किसी को भी डरा नहीं रहे हैं और फिलहाल हम चाहते भी नहीं हैं कि इस तरीके की स्थितियां भारत में हो, लेकिन सजग करने में कोई गुरेज नहीं है। तो ये हम अगर अपने पड़ोसी देशों से सीख कर उसे अपना लें और इस तरीके से जो आक्रोश, जो गुस्सा है युवाओं के बीच, उसे शांत कर पाएँ तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि नेपाल में जो कुछ भी हुआ है उस पर हम एक डिटेल अच्छे से एनालिसिस करके वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि आप किस तरीके से चाहते हैं, किस किस टॉपिक पर चाहते हैं बात करें, वो सब आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।